Okay, welcome all of you, and good afternoon. Good afternoon, sir. So, welcome in our daily book reading workshop. We are taking case taking. This is the fourth day of case taking, and in last session, we have seen the chip complaint, associated complaint, past history, family history, right? Now, gynec history, gynec ops history, then investigations. Today we are yes. Today we will run generals. So what is the importance of generals? तो जनरल्स में क्या क्या कवर करना चाहिए? तो जनरल्स में क्या होता है एक्चुअली? जनरल्स हम क्यों लेते हैं? जनरल्स जो हमें फॉलोअप में इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर जनरल्स इंप्रूव हुए तो समझ लेना और मेडिसिन इज राइट, करेक्ट. जनरल्स का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है इन फॉलोअप्स and selection of medicine. First, after the prescription, first improvement start in generals. With general condition, patient feels better, then that indicates our medicine is right constitutional simile. So we will see in generals, first is appearance. What is appearance of patient? In appearance, build, body structure, face, hairs, complexion, warts, moles, frown on face, discoloration or pigmentation. So how is build? Build कैसा है? लॉन्ग है, शॉर्ट है ना, ओबेज है, देन कैकेक्सिक है, इमेसिएटेड है, बॉडी बिल्डअप कैसा है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बोनी स्ट्रक्चर है, मस्कुलेचर है, बॉडी बिल्डर टाइप है. तो इसमें बहुत से टाइप्स आपको मिलेंगे, तो ये लिखना चाहिए, ये सब लिखना चाहिए, क्योंकि इस पर से भी आपको एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे. एंट्री पॉइंट ये कहीं से भी पिकअप हो सकता है, कहीं से भी पिकअप कर सकते हैं. देन फेस कैसा है? जनरली फेस के 3 टाइप्स है. इसके पहले बताया था 3 टाइप्स कौन से. एक ओवल शेप, that is mental, motive, and third type is एक ओवल शेप होता है, एक राउंड शेप होता है और एक स्क्वेरिश शेप होता है. अकॉर्डिंग टू मायाजम, ओवल शेप इज अकॉर्डिंग टू सोरा, राउंड फेस इज अकॉर्डिंग टू साइकोसिस एंड स्क्वेरिश फेस इज अकॉर्डिंग टू सिफिलिस. स्क्वेरिश फेस में बोनी स्ट्रक्चर ज्यादा होता है. राउंड फेस दैट इज साइकोटिक में मस्कुलेचर ज्यादा होता है चेहरे पे, चबी चीक्स होते हैं. एंड ओवल शेप में जो है जो फेस है वो प्रोपोर्शनेट होता है. इसकी जो फीचर्स है, उसके जो
मतलब शार्प फीचर्स होते हैं, आईज शार्प, नोज शार्प, बट इन प्रोपोर्शन। एक्सप्रेशन शार्प होते हैं, गुड लुकिंग, दैट इज सोरिंग फेस। देन हेयर्स, हेयर्स स्ट्रक्चर कैसा है? हेयर्स थीन है, थिक है, बार्डनेस है, लस्टरलेस है, लाइक दिस। हेयर्स ब्लैक है, व्हाइटिश है, ग्रे है। देन कॉम्प्लेक्शन डार्क है, फेयर है, ब्राउनिश, रेडिश, पिंकिश, paleness, warts on face, on body, moles. Then while talking, patient gives various type of frowns or wrinkles on face. उनके एक्सप्रेशन से wrinkles आएंगे या फिर ऑलरेडी wrinkles प्रेजेंट होंगे फेस पे। तो फोरहेड पे रिंकल्स होते हैं, चीक्स पे रिंकल्स होते हैं, आईज साइड रिंकल्स होते हैं, लोअर चिन रिंकल्स होते हैं। तो रिंकल्स किस टाइप के? हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, वन लाइन है, टू लाइन है, थ्री लाइन्स है, लाइक दिस। देन डिसकलरेशन ऑन फेस है क्या? कहीं बॉडी पे है क्या? कुछ पैचेस है क्या? व्हाइटिश, ब्लैकिश, ब्राउनिश। तो इस तरह से हमें अपीयरेंस में देखना है। तो इस पे से ये जो अपीयरेंस हम लेंगे, पेशेंट का अपीयरेंस ऑब्जर्व करके जब हम लिखते हैं, तो ये मेडिसिन कंफर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें से जो हमें एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे कि कोई पेशेंट चेहरे पर से हमें बहुत एंग्जियस लगता है, रेस्टलेस लगता है, एंग्री लगता है, टिमिड लगता है, फियरफुल लगता है, तो हमें ऑब्जर्व करके लिखना है। और ये सब कुछ होता है कंफर्मेशन ऑफ मेडिसिन। डिस्कलरेशन पे से हमें एंट्री पॉइंट मिलेगा कि जैसे व्हाइट पैचेस है तो 100% वहां पे सिपिलिटिक फैक्टर है। तो ऐसा क्या हुआ लाइफ में? सिपिलिटिक पैचेस कब से है? तब से हम हिस्ट्री ले सकते हैं, और उसके पहले से उसके लाइफ में सिपिलिटिक कुछ भी डिस्ट्रक्टिव फैक्टर है, तो उसे फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से अपीयरेंस में आपको जाना है। इसमें और भी बहुत सी चीजें होती है, जैसे कि आई कलर, नोज कैसा है, ईयर्स कैसे हैं, फिंगर्स कैसे हैं, है ना, टोज कैसे हैं, नेल्स कैसे हैं। किसी किसी के एकदम शॉर्ट शोल्डर्स होते हैं, ब्रॉड पेल्विस होता है, किसी का पेल्विस शॉर्ट होता है, शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, फिंगर्स स्मॉल होते हैं, शॉर्ट होते हैं, या फिर फिंगर्स लॉन्ग होते हैं। तो कौन बताएगा कि शॉर्ट फिंगर्स कौन से मेडिसिन के होते हैं, कौन से ग्रुप ऑफ मेडिसिन के होते हैं, और लॉन्ग फिंगर्स कौन से मेडिसिन के होते हैं? Varieta sir, hard finger. Varieta group. Varieta group, short finger. Short finger. Short finger. Calcarea phosphorus group long finger sir. Calcarea phos. कालीस मध्ये. हेलो, ये आवाज प्लीज बंद कीजिए। नॉइस जिसके बैकग्राउंड से आ रहा है वो अपने आप को म्यूट रखिए। तो कल्क्रिया फॉस ग्रुप किसने आंसर दिया? यस वृषाली। नो सर, मी नाही दिलं, पण कालीस ग्रुप मध्ये शॉर्ट फिंगर्स असतात हे सांगायचं तुम्हाला. नो, कल्क्रिया फॉस ग्रुप कौन सा है ये मैं समझ नहीं पाया। कल्क्रिया फॉस ग्रुप हे आंसर मी नाही दिलं लॉन्ग सर. फिंगर सर. नो, कल्क्रिया फॉस ग्रुप के लॉन्ग फिंगर्स होते। कल्क्रिया फॉस ग्रुप कौन सा है? कौन से मेडिसिन है कल्क्रिया फॉस ग्रुप में? मिनरल्स में आता है सर।
Calcarea phos, it is the member of Calcarea group or phosphorus group, right? Calcarea phos का कोई ग्रुप नहीं है, वो एक दो ग्रुप का मेंबर है, एक तो फॉस्फोरस और दूसरा कल्क्रिया। तो जो फॉस्फोरस ग्रुप होता है उनके फिंगर्स लॉन्ग होते हैं, देन ट्यूबरक्यूलिनम, देन कल्क्रिया, ये थ्री ग्रुप्स जो है वो लॉन्ग फिंगर्स होते हैं। और शॉर्ट फिंगर्स उसमें सबसे मेन है अमोनियम। अमोनियम। यस, अमोनियम के शोल्डर शॉर्ट रहेंगे, एक्सट्रीमिटी शॉर्ट रहेंगे, फिंगर्स शॉर्ट रहेंगे। देन बराइटा, कालिस का फिंगर शॉर्ट नहीं रहेंगे, नेक शॉर्ट रहेगा काली का, एंड स्ट्रक्चर जो स्ट्रेचर है वो शॉर्ट रहेगा। यस, तो ये इस तरह से हमें ध्यान में रखना है। तो ये हेल्प होता है इसका मेडिसिन कंफर्मेशन की। आपने मेडिसिन सिलेक्ट किए, मेडिसिन सिलेक्ट करने के बाद वो मेडिसिन राइट है कि नहीं वो कंफर्म करना होता है ऑन दिस ग्रुप, ऑन दिस हिस्ट्री। यस, तो ये है अपीयरेंस का। तो इसमें बहुत सी चीजें और भी, जैसे कि नोज शेप कैसा है, देन चीक्स कैसे है, फेस कैसा है, देन बल्की है क्या बॉडी, इमेसिएटेड है क्या, मस्कुलर है क्या। तो बहुत से टाइप्स है जो हमें, जब हम मेडिसिन मैटरमेडिका, जेनेटिक मैटरमेडिका पढ़ेंगे तब ये सब आपका हो जाएगा उसमें। देन जनरल्स में आता है फिर एपेटाइट। तो एपेटाइट में मोस्टली हम पूछते हैं भूख लगती है नहीं लगती है। पेशेंट ऑलवेज कहता है कि भूख लगती है, कभी लगती है कभी नहीं लगती, या फिर भूख लगती नहीं, आजकल तो लगी नहीं, थोड़ा सा खाया कि नॉसिएटिंग होता है। लेकिन जो हमें चाहिए, जैसे कि एपेटाइट, एपेटाइट इंक्रीज है, लॉस्ट है, डिमिनिश्ड है ना, रेविनियस है। तो इस तरह से हमें एपेटाइट में देखना है। तो एपेटाइट बहुत से पेशेंट का ऐसा होता है कि कुछ अगर किसी फूड का स्मेल आया तो एपेटाइट एकदम स्टिमुलेट हो जाती है, या फिर कोई मेंटल अपसेट हुआ तो एपेटाइट एकदम स्टिमुलेट हो जाती है। तो इट इज डिपेंड ऑन द न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो एपेटाइट में हमें ये देखना है, अगर पेशेंट के एपेटाइट बहुत ही होरेशियस है तो इसके लिए हमें रूब्रिक तो नहीं लेना है, लेकिन जो मेडिसिन आएगी आपको कंफर्म करना है, क्योंकि जनरल्स आर मोर इम्पोर्टेंट। सो आपको कंफर्म करना है कि जो मेडिसिन आपने सिलेक्ट किया वो उसकी एपेटाइट होरेशियस है कि नहीं। सो कैन यू टॉलरेट योर हंगर और नॉट? यस। तो हंगर टॉलरेट होती है नहीं होती है, जैसे कि सल्फर है, सल्फर को मॉर्निंग 11 AM कुछ भी करो उसको खाना चाहिए, नहीं तो ही बिकम रेस्टलेस, घबराहट छूटना शुरू हो जाते हो सल्फर के वजह। तो इस तरह से लाइको का है, कल्क्रिया का है। कल्क्रिया वांट्स लॉट ऑफ फूड, है ना, उसकी सटाइटी होती ही नहीं। तो इस तरह से हंगर टॉलरेट होता है कि नहीं। नक्सोमिका होता है जिसे हंगर लगती ही नहीं, उसे हंगर होती है वर्क की, उसे एक कप चाय और कॉफी दे दो, दिन भर खाना नहीं खाएगा, ये होगा नक्सोमिका। बेलाडोना है, बेलाडोन देना को एक ग्लास लिमोनेड दे दो, ओके, बाद में भूख नहीं लगी। एसिड फॉस होता है, फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस को एक आइसक्रीम दे दो, then he doesn't want food. एसिड फॉस, 1 ग्लास जूस दे दो, फिर उसके एपेटाइट नॉर्मल। तो इस तरह से कुछ मेडिसिन है जो हमें कंफर्म करने होते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ फूड यू प्रीफर, वार्म और कोल्ड? यस। तो इस पर से हमें मेडिसिन कंफर्मेशन होती है। जैसे कि सब कुछ हो गया, आपकी मेडिसिन निकल गई और आपको मेडिसिन कंफर्म करना है, जैसे कि लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम में ऑलवेज desire for hot food, arsenic always desire for hot food, bryonia hot food,
कलक्रिया कोल्ड फ्रूट, फॉस्फोरस आइसी कोल्ड, है ना। एसिड फॉस, जो एसिड ग्रुप है उन्हें जूसी चाहिए, फ्रूट जूसी। तो इस तरह से हमें मेडिसिन कंफर्मेशन के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत हेल्पफुल होते हैं। देन ड्रिंक्स, व्हाट काइंड ऑफ ड्रिंक्स यू प्रिफर मोस्ट, what you like soft drinks or fruit juices, and how often you ask for lemonades and juices. Yes, juices में desire for juices, acids है, चाइना, बेलाडोना, वेराडा, like this. तो इस तरह से मेडिसिन कंफर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये लेना ही है, हर पेशेंट से पूछना है। क्योंकि कुछ कुछ पेशेंट में कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेडिसिन देने के बाद जिस चीज के लिए उसकी क्रेविंग्स थी वो कंप्लीटली लॉस्ट हो जाती है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो भी डिजायर है वो कभी लॉस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी जगह, डिजायर की जगह एवर्जन आता है, दैट मीन योर मेडिसिन इज रॉन्ग। देन क्रेविंग्स एंड एवर्जन्स, है ना, कौन से फूड के लिए, कौन सी चीज के लिए उसे क्रेविंग है, देन एवर्जन है। तो क्रेविंग्स, डिजायर्स आर साइकोटिक एंड एवर्जन्स, एग्रेवेशंस आर सिपिलिटी। तो हमें मोस्टली हमें एग्रेवेशन एंड एवर्जन्स, अगर कुछ मिल नहीं रहा तो आप रेपर्टाइजेशन में ले सकते हैं, लेकिन डिजायर क्रेविंग्स कभी नहीं। सो क्रेविंग्स एंड एवर्जन, हाँ यस सर, हंगर में और फास्टिंग में क्या अंतर है? हंगर और फास्टिंग में क्या अंतर है सर? हंगर और फास्टिंग, हाँ, रूब्रिक है ना सर, फास्टिंग फास्टिंग एग्रीवेशन। फास्टिंग जी ओके, सर, हाँ एंगर एग्रीवेशन, yes. अरे हंगर एग्रीवेशन यस, फास्टिंग, डिफरेंस। फास्टिंग मतलब पेशेंट कुछ भी नहीं लेता है ना। जो लोग फास्ट करते हैं, है ना, उसके पीछे एक इंटेंशन होता है। अगर इंटेंशियली कर रहा है तो उसे छोड़ दो, लो मत फास्टिंग। कोई पेशेंट फास्टिंग करते फॉर वेट लॉस, कोई पेशेंट फास्टिंग करते अगर फूड पसंद नहीं आया तो, कुछ पेशेंट बिकॉज ऑफ इमोशन फास्टिंग करते हैं, जैसे कि गुस्सा आया फास्टिंग करते हैं, लाइक दिस। तो अगर इंटेंशियली हो रहा है तो उसे छोड़ दो, लो मत। सर, गुस्से में कुछ लोग बोलते हैं ना, 3-4 दिन खाना नहीं खाते हैं, 2 दिन नहीं खाया, 3 दिन नहीं खाया, इसलिए गुस्सा आया था, इसलिए खाना छोड़ दिया। तो आप लीजिए वहां पे, अगर आपको लग रहा है प्रोमिनेंट है और केस सिफिलिटिक नहीं, तो आप एंगर ले सकते हैं, एंगर सप्रेस ले सकते हैं। गुस्से पे खुद पे अगर वो निकाल रहा है तो एंगर सप्रेस, एंगर ऑन हिमसेल्फ भी ले सकते हैं आप, एंगर ऑन फूड भी ले सकते हैं, लाइक दिस। तो इस तरह से हमें उसमें लेना है, राइट, अंडरस्टैंड? हाँ सर, पेशंट ओबेज आहे आणि पेशंट फास्टिंग करतोय वेट लॉस साठी, पण सायकोसिसमुळे त्याला ओबेसिटी आलेली आहे, तर त्याचं वेट लॉस होईल का तो फास्टिंग करून, की तसंच राहील? कारण की इन्सिक्युरिटी माइंड मध्ये ऍज इट इज आहे. जोपर्यंत इन्सिक्युरिटी जाणार नाही, फास्टिंग करून वेट लॉस होईल, परत गेन होईल जेव्हा ॲपेटाइट ॲज रेग्युलर होऊन जाईल. परंतु जोपर्यंत इनसिक्युरिटी, फियर जाणार नाही, तोपर्यंत वेट गेन होणं स्टॉप होणार नाही. वेट गेन मतलब जी बॉडीला हॅबिट लागलेली आहे ॲक्युम्युलेशनची, देन सेल्फ जनरेशनची, ती स्टॉप होणार नाही जोपर्यंत इनसिक्युरिटी, माइंड इनसिक्युरिटीच्या बाहेर होणार नाही. येस, म्हणून बघा हॅलो ना, सर. जे पेशंट वेट लॉस करतात त्यांचं परत वेट गेन होऊन जातं काही दिवसांनी. येस सर, येस. येस येस हेलो येस. सर, जो पेशेंट 3-4 दिन गुस्से में खाना नहीं खा रहा है, तो उसको केवल एंगर लेंगे कि रेज लेंगे या रिप्रोचिंग वन सेल्फ लेंगे? 4-4 दिन खाना नहीं खा रहा है, पानी नहीं खा रहा। वहां पे रिप्रोचिंग हिमसेल्फ है क्या, आपको कंफर्म करना पड़ेगा, राइट. देन एंगर किस लिए आया,
किस बात की वजह से एंगर है, आपको पॉजिटिव फैक्टर देखना पड़ेगा। और वहां पे आप अगर पेशेंट कुछ भी नहीं कर रहा है, जी ओनली खाना पीना कम कर दे रहा है, दैट मीन्स एंगर सप्रेस आप ले सकते हैं वहां। हाँ, लेकिन सर एकदम छोड़ देता है। मैंने एक केस देखा था, MIR दिया था, साइकोटिक केस था। वो गुस्से में झगड़ा मार करता था या घर का माहौल को लेके 4-4 दिन तक बिना कुछ खाए, बिना बिस्किट कुछ भी नहीं खाता था, क्रोध में छोड़ता था। तो उसको तो बहुत रिस्पांस हो गया, लेकिन हम वहाँ रेज लिए थे, रिप्रोचिंग वन सेल्फ लिए थे। अब हमको मालूम नहीं है कि मैंने गलत रूब्रिक उठाया, क्या उठाया, तो आपसे कंफर्म करने के लिए मैं अपनी बातें बोल रहा हूँ सर। राइट, क्योंकि आपने जो भी मेडिसिन दी वो ये भी रूब्रिक्स कवर करते थे, वो भी रूब्रिक कवर। ऑफिस से नंबर काय? Yes. इसलिए वो मेडिसिन वहां पे 6000. बरं ठीक आहे, थँक्यू. 6000. इसलिए वो मेडिसिन वहां पे करेक्ट हो गई, राइट। अच्छा सर, अच्छा जी, थैंक यू सर। So then thirst. तो थर्स्ट कैसी है ना? एक्सट्रीम थर्स्ट है, स्मॉल क्वांटिटी है, सिप्स ऑफ वाटर है, थर्स्टलेस है, थर्स्ट फॉर आइसी कोल्ड वाटर है, थर्स्ट फॉर हॉट वाटर है, थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटी एट शॉर्ट इंटरवल है, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी एट लॉन्ग इंटरवल है। क्या बोल रहे हो? वो एड्रेस पूछ रहे, कौन पूछ रहा है? ये GST का कुछ उनका काम है ना, तो उसमें रेंट एग्रीमेंट। तो इस तरह से हमें थर्स्ट देखना है। तो आस्क हाउ मच वाटर यू ड्रिंक इन होल डे। तो नॉर्मल थर्स्ट हमें एक्चुअली पता होनी चाहिए, जो हमने फिजियोलॉजी में देखा, नियर अबाउट 3 लीटर्स इट इज अ नॉर्मल थर्स्ट। तो 3 लीटर से कम होता है दैट मीन्स थर्स्टलेस, 3 लीटर से मोर कंजम्पशन होता है तो थर्स्टी, एक्सट्रीम थर्स्टी। So you feel thirsty, that is why you drink or as a habit you drink. Yes, ये भी कंफर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट, बहुत से आजकल कैसे अवेयरनेस बहुत बढ़ गया, बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, हर डॉक्टर भी बोलता है कि पानी ज्यादा पीना चाहिए। तो बहुत से पेशेंट लोगों ने ये आदत डाल दी, पानी ज्यादा पीने, आते जाते पानी पीते रहते, तो ये हैबिट हो गई। तो आपको हैबिट है कि एक्चुअल थर्स्ट ये रूल आउट करना पड़ेगा, है ना। बहुत से पेशेंट आपने पूछ लिया कि थर्स्ट कैसे, एकदम बढ़िया है, बहुत पानी पीता, तो आपको पूछना पड़ेगा क्यों, क्यों पानी ज्यादा पीते आप। फिर वो रियल बताएगा कि हमें डॉक्टर ने बताया पानी ज्यादा पीना चाहिए। फिर आपको रियल उसका आंसर निकालना है कि रियली यू फील थर्स्टी और यू हैव हैबिट टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। तो इस तरह से हमें थर्स्ट कंफर्म करनी है। सो इट इज दैट यू ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग ओनली एंड यू डोंट फील थर्स्टी इन बिटवीन। यस, डज योर थर्स्ट, योर थ्रोट और माउथ गेट्स ड्राई or prefer to drink water, cold, warm, room temperature water? Yes. तो बहुत से पेशेंट बोलते हैं कि मैं हमेशा गर्म पानी पीता हूँ। तो आपको ये नहीं लिखना है कि डिजायर फॉर हॉट वाटर और लेफॉर्म वाटर, नहीं, आपको वो कंफर्म करना पड़ेगा कि गर्म ही क्यों पीते, ठंडा क्यों नहीं पीते, क्योंकि हर किसी को ठंडे पानी की डिजायर होते हैं और इनको गर्म है। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है किसी ने एडवाइस किया है, इसलिए आपको कंफर्म करना है कि ये क्यों। तो क्यों, कब, कैसे, ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलना, ये ऑलवेज आपके हर इसमें होनी ही चाहिए। हर हर क्वेश्चन के बाद क्यों, कब, कैसे, लाइक सो। तो हर पॉइंट को आपको कंफर्म करना है कि हॉट वाटर ही क्यों, आइसी कोल्ड वाटर ही क्यों, क्योंकि बहुत से पेशेंट बोलते हैं कि मैं जब तक एकदम चिल्ड वाटर ना पीऊं तब तक मेरी थर्स्ट जाती ही नहीं। दैट इज अनक्वेंचेबल थर्स्ट। तो इस तरह से हमें ये कंफर्म करना है। देन पर्स्पिरेशन।
Try to find any PQRS regarding perspiration of the patient. Yes, PQRS. पर्स्पिरेशन के लिए आप रेपर्टाइजेशन में रूब्रिक्स ले सकते हैं. पर्स्पिरेशन प्रोफ्यूज है, स्कैंटी है, नील है. पर्स्पिरेशन इन द स्पॉट है, बॉडी पे वन पर्टिकुलर स्पॉट पे ही पर्स्पिरेशन आता है, इट इज सिपिलिटी. पर्स्पिरेशन ऑफेंसिव स्मेल है, सोअर स्मेल है, रोटन एग स्मेल है, तो ये प्रोमिनेंट होता है, इसे लेना चाहिए. देन पर्स्पिरेशन ब्राउनिश है, ब्लडी है, तो आपको लेना है, इट इज सिपिलिटी. देन पर्स्पिरेशन प्रोफ्यूज with fatigue or debility, weakness, exhaustion at the age of 45. ये हार्मोनल है, इसे आपको नहीं लेना है. ये कंफर्मेशन के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन हेपेटाइजेशन के लिए. तो इस तरह से पर्स्पिरेशन हमें देखना है. बहुत से पेशेंट होते हैं पर्स्पिरेशन ड्यूरिंग eating only, perspiration on head only, perspiration on face or forehead, perspiration in axilla, perspiration palms and soles, like this. तो ये कंफर्मेशन के लिए बहुत अच्छे रूब्रिक्स है, मेडिसिन कंफर्मेशन. तो ये हो गए PQRS पर्स्पिरेशन में. देन स्टूल्स. तो पेशेंट के टूल्स किस टाइप के हैं? हार्ड है, सॉफ्ट है, म्यूकॉइड है, जेली है ना? लाइक गोट डंक है, गोट स्टूल के जैसे है. तो इस तरह से हमें स्टूल में लेना है. स्टूल विथ म्यूकस कवरिंग, टूल्स ब्लैकिश है, ब्राउनिश है, येलोइश है, watery है, semi solid है, and with content with undigested food particles है, offensive smell है, sticky है. तो स्टूल में इस तरह से हमें लेना है. अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे बहुत कॉन्स्टिपेशन है, सीवियर, स्टूल पास ही नहीं होता है, मैकेनिकली रिमूव है, तो इसका इंपॉर्टेंस हमारे फॉलोअप में सबसे पहले उसकी स्टूल इंप्रूव होनी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन रिलीव होना चाहिए. लूज मोशन है तो स्टूल उसकी सॉलिड बननी ही चाहिए. जब हम फॉलोअप लेते हैं पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद, तो सबसे पहला आपका सवाल होना चाहिए जनरल्स कैसे है. जनरल में स्लीप, एपेटाइट, थर्स्ट, स्टूल एंड यूरिन. यूरिन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं. यूरिन डेली कितनी होती है, कितने टाइम से जाना पड़ता है, यूरिन फ्लो कैसा है, स्ट्रीम कैसा होता है. किसी किसी पेशेंट को 2 धार निकलते हैं, है ना, 2 धार में जो स्ट्रीम होता है वो डिवाइड होता है. इनकंटिनेंस होता है, ड्रिबलिंग होता है ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है. ड्यूरिंग मिक्चुरेशन स्ट्रेनिंग होता है. लॉट ऑफ पेशेंट वांट्स लॉट ऑफ स्ट्रेनिंग. बर्निंग ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, स्टिचिंग पेन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन एट द यूरेथ्रा. तो ये क्यों है सब, इसके भी अकॉर्डिंग टू एज आपको कंसिडरेशन करना पड़ेगा. कि जैसे कि अबव 50 है तो मोस्टली यूरिन के प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे आपको हर बात के डिटेल्स में जाना पड़ेगा कि ये कब से हो रहा है ना. मेल है तो ये कब से हो रहा है, हो सकता है प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी है. फीमेल है तो कहीं तभी उसको
insecurity, anger about her property. So her property, that means not only physical property, उसका इमोशन आपको देखना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी किस चीज को समझ रही है। हो सकता है उसके बच्चे प्रॉपर्टी, उसका घर प्रॉपर्टी, उसका हस्बैंड प्रॉपर्टी है, उसके रियल मनी फाइनेंस प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से बहुत से लेडीज को होता है कि मेरा लड़का अभी शादी हो गई तो मेरे हाथ से चला जाएगा, तब जाके यूरिनेट ट्रैक इन्फेक्शन होता है। इस तरह से यूरिन का आपको देखना है। तो हर क्वेश्चन के, हर बात के आपको जड़ में, जब तक वो पेशेंट आंसरलेस नहीं होता तब तक आपको क्यों, कैसे, कब ये क्वेश्चन पूछना है। यस, ये हो गया एपेटाइट, थर्स्ट, फूड, यूरिन, स्टूल। देन थर्मल्स। थर्मल्स का इंपॉर्टेंट हमने फिजियोलॉजी में देखा है। तो थर्मल्स में हमें किस टाइप के क्वेश्चन पेशेंट को पूछना है, कैसे क्वेश्चन हमारे होने चाहिए, कौन बताएगा? हमने फिजियोलॉजी में लिया है थर्मल्स, कौन बताएगा? डिजिटल हैंड राइज कीजिए। यस, एनीवन who like to share? Yes, Vishal, please unmute. येस सर. तुम्हाला काय सहन होत नाही जास्त, थंडी की गरमी? मग पेशंट बोला की जर मला गरमी सहन होत नाही तर तुम्हाला उन्हाळा जास्त सहन होत नाही की हिवाळा जास्त सहन होत नाही, किंवा सगळ्यात जास्त थंडी कधी सगळ्यात जास्त थंडी कोणाला वाटते घरात? पहिले हा क्वेश्चन खूप इझी आहे, परंतु मी मुद्दामून हा विचारला कारण खूप डॉक्टरांना थर्मल्सच नाही काढतायत, थर्मल्स काढण्यामध्येच प्रॉब्लेम जातो। ऍक्च्युअली पेशंटला काय सहन होते, काय सहन नाही होत, ते याच्यापेक्षा इम्पॉर्टंट आहे पेशंटचे टॉलरन्स। पेशंट हॉटला टॉलरेट करतो की कोल्डला, काय टॉलरेट होते आणि काय टॉलरेट होत नाही, दॅट इज थर्मल्स। आणि एम्बिथर्मल रेमेडीज, जे पेशंट सांगतात की मला थंडी सहन होत नाही, गरमी सहन होत नाही, किंवा गरमीने त्रास होतो, थंडीने त्रास होतो, किंवा मी दोन्ही सहन करू शकतो, थंडी आणि गरमी, दॅट इज एम्बिथर्मल। एम्बिथर्मलच्या मेडिसिन फार कमी आहे, स्मर्कसॉल, नॅट्रमकार, इग्निशिया, फ्लोराइड, आर्निका, कार्बोवेज, थुजा, मर्क्युरी, ह्या एम्बिथर्मल रेमेडीज आहे, वेराड्रम, like this. So in thermals, ask patient what can he tolerate more of, heat or cold? Does he need fan or AC all the time? He can be comfortable without AC, or is he first one who takes sweater or any covering in cold atmosphere in the family? Yes. तो इस तरह से क्वेश्चन हमें पूछने। अगर कोई पेशेंट है जो ठंडी में भी, विंटर में भी कोल्ड वाटर से नहाता है, इसका मतलब क्या, वो हॉट है कि कोल्ड है, हॉट है कि चिली है? हैबिट है सर। यस, इट इज हैबिट। बहुत से पेशेंट में अभी भी जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पे हॉट वाटर की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए वो पेशेंट ठंडे पानी से ही नहाते हैं। तो इट इज हैबिट। कोई पेशेंट है जो समर में भी आंख पे ऐसे जाड़ा सा रजाई दुलाई ओढ़ के सोते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हैं, तो ये हैबिट है। इसका मतलब ये नहीं कि वो चिली पेशेंट है। जैसे कि सल्फर पेशेंट हॉट है, फिर भी उसे 12 महीने आंख पे ओढ़ के होगा, राइट? तो हैबिट भी हमें रूल आउट करना है और टॉलरेंस भी देखना है। तो ये हो गए फिजिकल जनरल्स। नाउ
उसमें और देखना है हमें स्लीप, पेशेंट की स्लीप कैसी है। तो स्लीप ऑलवेज कैसी होनी चाहिए? साउंड स्लीप। साउंड स्लीप होनी चाहिए, है ना। साउंड स्लीप दैट मीन्स विदाउट ड्रीम्स। स्लीप should be without dream, that is sound. Alert sleep, restless sleep is not a normal sleep. अगर पेशेंट सोया है डीप स्लीप में और पेशेंट्स माइंड इज अलर्ट, इतना अलर्ट कि अगर रूम में कोई आया गोया कोई आके चला गया और पेशेंट उठने का बोलता है कि आप मेरे रूम में आए थे, दिस इज अलर्टनेस। इसका मतलब पेशेंट का एक सेंस चालू ही था, इन वर्किंग था। दिस इज नॉट अ साउंड स्लीप, दिस इज समथिंग एबनॉर्मल, दैट इज सिपिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेंसेस अलर्ट, स्लीप अलर्ट इज इट इज सिपिलिटी। रेस्टलेस स्लीप, पेशेंट कंटिन्यूअसली पोजीशन चेंज करते रहता है रात में, नींद में, स्लीप में, दिस इज रेस्टलेस स्लीप। एंड कंटिन्यूअसली टॉसिंग ऑन बेड, यस, टॉसिंग ऑन बेड इन स्लीप, अगेन रेस्टलेस स्लीप। प्रिफर विच पोजीशन टू स्लीप, ये क्वेश्चन आज होना ही चाहिए। तो बेस्ट प्रिफरेबल पोजीशन कौन सी है पेशेंट, जिस पोजीशन पे पेशेंट को साउंड स्लीप आएगी, उस पोजीशन पे सोया तो 2 मिनट में स्लीप नींद लग जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें पूछना है। देन सलाइवेशन ड्यूरिंग स्लीप, स्लीप में सलाइवेशन, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा होता है क्या? एंड कैटनैप स्लीप, कैटनैप स्लीप कि 2 मिनट के स्लीप में पेशेंट एकदम फ्रेश हो जाता है, बहुत फ्रेश लगता है, इट इज कैटनैप स्लीप। तो इस तरह से हमें स्लीप पूछनी है। अगर पेशेंट को स्लीप डिस्टर्ब थी और मेडिसिन के बाद स्लीप इंप्रूव हुई, अभी पेशेंट बोलता है फ्रेश स्लीप आती है, एकदम नींद से उठने के बाद फ्रेश लगता है, दैट इज गुड, फिजिकल जनरल्स इंप्रूव, दैट मीन्स योर रेमेडी इज राइट। तो ये होगा स्लीप का। यस पुरुषाली, सर सलायवेशन ड्युरिंग स्लीप ह्याचं मिनिंग म्हणजे काय असतं, का बरं होतं? सलाइवेशन ड्यूरिंग स्लीप कौन सांगे क्यों होता है सलाइवेशन ड्यूरिंग स्लीप? व्हाई? कौन बोलेगा, बुलाओ फटाफट बोलो। किसी को पता नहीं? Sir, due to nasal obstruction, some patients sleep keeping their mouth open. तो वो सलाइवेशन हो जाता है। सर सलाइवेशन, यस, माउथ ओपन रहा तो भी होता है, यस। या फिर पेशेंट नींद में अगर कुछ सोचता है तो भी सलाइवेशन होता है, दैट मीन्स स्लीप इज नॉट साउंड। कोई पेशेंट को बहुत साउंड स्लीप होती है फिर भी सलाइवेशन होता है, कोई पेशेंट को रेस्टलेसनेस होता है स्लीप में, इसलिए ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा होता है। और स्पेशली स्लीप ड्यूरिंग स्लीप पेशेंट के जो गैस्ट्रिक जूसेस है वो ज्यादा सीक्रेट हो जाते हैं, उसकी वजह से सलाइवेशन होता है। लेकिन उसका ऐसा कोई एज पर, जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा, तो एज पर ऐसा कुछ उसका रीजन नहीं है कि सलाइवा क्यों सीक्रेट होता है। लेकिन सलाइवा प्रोपिस सीक्रेशन के लिए हमारे मैटरमेटिका में बहुत से रेमेडीज हैं, तो वो
रेमेडी कंफर्मेशन के लिए ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो आप गूगल पे डालो, उसके रीजन पूछो। गूगल करो, गूगल। ओके सर। क्या है देखो। नहीं दिया है ना? नो रीजन। लेकिन हमें ये क्वेश्चन इसलिए पूछना है कि हमारे मैटर मेडिका में इसके लिए बहुत से मेडिसिन है जो सलाइवा ड्रिबलिंग ड्यूरिंग स्लीप, तो वो मेडिसिन कंफर्मेशन के लिए। तो अगर ये पर्टिकुलर हैबिट पेशेंट को है तो आप उस बेस पे मेडिसिन कंफर्म कर सकते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी, ऑल ग्रुप ऑफ मर्क्यूरी हैविंग ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा ड्यूरिंग स्लीप, पल्सेटिला ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा ड्यूरिंग स्लीप। मोस्ट ऑफ कल्क्रियाज में भी ये मिलता है, कार्बन्स में ये है। तो इस तरह से मेडिसिन सिलेक्शन के लिए मस्ट है। Then ड्रीम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? क्योंकि ड्रीम्स ये प्रीडिस्पोजिंग माइजम हमें बताता है। तो प्रीडिस्पोजिंग माइजम और जो माइजम की स्टार्टिंग हो जाती है एट द सबकॉन्शियस लेवल पे होती है। तो सबकॉन्शियस लेवल पे कौन सा माइजम है, कौन से ड्रीम्स आ रहे हैं, उस पर से माइजम डिसाइड होगा। और हम उस पर से ये समझ सकते हैं कि अगर सबकॉन्शियस माइंड पे उसकी स्टार्टिंग हो गई तो बॉडी में बहुत ही जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्द उसकी एंट्री बॉडी में हो जाएगी। तो इसलिए ड्रीम्स इंपॉर्टेंट होते हैं और ड्रीम्स एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि जैसे पहले सिफिलिटिक ड्रीम्स आ रहे हैं और मेडिसिन देने के बाद अगर ड्रीम साइकोटिक आ रहे हैं तो ये कंफर्मेशन हो जाता है मेडिसिन के लिए कि राइट मेडिसिन, योर सिलेक्शन इज राइट। सो ड्रीम्स, गुड बैड, रिपीटेड ड्रीम्स, sorry, then related to family or his work, its affection in general, yes. तो कोर ड्रीम्स है, डेली रूटीन वर्क के ड्रीम्स आ रहे हैं, दैट इज सोरिक ड्रीम्स। ड्रीम्स रिलेटेड टू ह्यूज थिंग्स, पेशेंट बोलते हैं मुझे बहुत ऐसी खोल मतलब डीप गैप दिखती है, स्पेस दिखती है, दैट इज साइकोटिक ड्रीम। बहुत पानी दिखता है, साइकोटिक ड्रीम है ना। रिवर दिखती है, वाटर दिखता है, समुद्र दिखता है, दैट इज साइकोटिक ड्रीम। नेचर दिखता है, कोर वर्क दिखता है, एंजाइटी वाले ड्रीम्स दिखते हैं, लाइक कहीं चोरी हो गई, कुछ छूट गया, ट्रेन छूट रही है ना, कहीं बिछड़ गए, दिस इज सोरिक ड्रीम्स। एंजाइटी बढ़ा दे रहे, दैट इज सोरिक। आप ड्रीम्स के बाद एंग्जियस हो जाते हैं कि ऐसा क्यों है, इट इज सोरिक ड्रीम। डिस्ट्रक्टिव ड्रीम्स है, एक्सीडेंट, then snake dreams, ghost dreams, this is psychotic dreams. Money, dreams of money, property, wealth, business is psychotic dreams. Yes. Wild animals is syphilitic dreams. बहुत से पेशेंट की एक ही कंप्लेंट होती है ड्रीम्स के लिए, कॉमन कंप्लेंट है कि फंक्शन दिखता है, जैसे कि लोग खाना खा रहे हैं है ना, बुफे दिख रहा है, पंगत बैठी हुई दिख रही है। Which type of dream?
What is the yes, this is psychotic dream. Yes. तो इस टाइप के अगर ड्रीम्स आते हैं तो हमें ये मेडिसिन कंफर्मेशन के लिए और फॉलोअप्स में हमें प्रोग्रेस के लिए इसका यूज होता है, इंपॉर्टेंट यूज। अगर हम ड्रीम्स पर से भी, ड्रीम एनालिसिस पर से भी हम मेडिसिन करेक्ट है कि रॉन्ग है ये डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर किसी पेशेंट में पर्टिकुलर कुछ ड्रीम्स है तो फॉलोअप में पहला क्वेश्चन उसको ड्रीम्स का पूछो कि अभी नींद कैसी है, साउंड आ रही है या फिर अभी भी ड्रीम्स है। तो फिर ड्रीम्स है तो किस टाइप के ड्रीम्स आ रहे हैं, पहले किस टाइप के थे, अभी किस टाइप के आ रहे हैं, लाइक दिस। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछना है और इसमें और किसी को अगर कुछ कहना है, किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया है तो वो भी बोल सकते हैं। अगर शेयर करना है तो आप बोलिए, अनम्यूट करके आप बोलिए, ड्रीम्स के बारे में, स्लीप के बारे में, जनरल्स के बारे में आप बोल सकते हैं। So dreams of ghost है, फिर frightful dreams है, then again dead people, dead persons है. Yes, dreams of dead people, it is syphilitic. Dreams of ghost and God and frightful dreams are psychotic dreams. Yes. पाण्यामध्ये डुबून राहिलो असं ड्रीम दिसत असेल तर ते कशामध्ये येईल? It is syphilitic dream or psychotic dream also. Then Dreams of flying, chasing, then animals. dreams of flying is psychotic. Dreams of animal depend करता है which type of animals, है ना, जैसे कि goat, cow, rabbit, this is birds, this is sorry dreams. But dreams of wild animals are syphilitic dreams. ड्रीम्स ऑफ ड्रैगन आते हैं बहुत से लोगों को, इस सिफिलिटिक ड्रीम्स। यस। और सर क्लेअरवॉयन्स जे आहे म्हणजे पेशंटला जे ड्रीम्स येतात ते खरे होतात, त्याला आपण किती महत्व द्यायचं म्हणजे रुब्रिकेट करताना? यस, क्लेअरवॉयन्स ड्रीम्स असेल तर तुम्ही ते 100% रुब्रिक घेऊ शकता रेपर्टायझेशन करिता। Clairvoyant dreams are syphilitic, pure syphilitic dreams. Because clairvoyant dreams है, तो जो दिखता है वैसा ही होता है। It is the sixth sense of that patient is in action, है ना, तो उसका सिक्स सेंस जागे हुआ है, समझ लो, इसलिए एक्टिव है, सिक्स सेंस एक्टिव है, इसलिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि वो अगेंस्ट द नेचर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर पेशेंट पहले ही कुछ देखता है ड्रीम में और वो ऐसा ही होता है तो इट इज एबनॉर्मल थिंग्स। ये डेंजर है पेशेंट के लिए क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को कुछ ना कुछ सिफिलिटिक होगा, इसलिए क्योंकि वो सबकॉन्शियस लेवल पे है, इसलिए फिजिकल लेवल पे, बॉडी लेवल पे कुछ ना कुछ सिफिलिटिक होगा, इसलिए इस टाइप के ड्रीम्स आते हैं। तो ऐसे ड्रीम्स हमें कंसिडर करना है रेपर्टाइजेशन में। तो ये ड्रीम्स क्लेयरवॉयंट होगा, लेकिन कुछ पेशेंट खुद क्लेयरवॉयंट होते हैं, जैसे कि वो जो बोलेंगे वो ऐसा ही होगा, है ना, कि आज कुछ बोल दिया और वैसे ही हो गया। तो आई थिंक दिस इज आल्सो सिफिलिटिक, ऐसा नहीं होना चाहिए। तर काही पेशंट म्हणतात मला असं वाटतं की उद्या असं होईल, म्हणजे माझं कोणासोबत तरी भांडण होईल आणि तसं होतं, मग ह्याला काय म्हणतात? ते प्रोफेसिंग झालं, प्रोफेसिंग। यस नरेश डॉक्टर। हाँ सर, एक पेशेंट ऐसे बोल रहे थे कि उनको कभी किसी की डेथ अगर दिखते है सपने में तो नजदीक के कोई रिलेटिव्स की डेथ होती है। कभी कभी ऐसा, हर बार नहीं होती है, कभी कभी ऐसा होता है।
तो आप और कभी और आप- उनको कभी कभी ऐसे कोई नए जगह पे घूमने गए तो ऐसा लगता है कि ये जगह उन्होंने कभी ड्रीम्स में देखी है। राइट, दिस इज क्लेयरवेंट ड्रीम। ये आप रूब्रिक ले सकते हैं, लेकिन आपको कंफर्म ये भी करना है वहां पे ऐसा कितनी बार हुआ। अगर एक दो बार हुआ है तो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, लेकिन ऐसा बार बार होता है तो आप इंपॉर्टेंस उसको दे सकते हैं। यस, थैंक यू। यस। नाउ स्पीड। यस, आचल। Achal, unmute him. Unmute himself. हेलो सर। Yes. हेलो सर। सर कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? Hello. कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है सर? Constipation क्यों होता है? जी सर। Yes. Constipation इसलिए होता है कि माइंड में कुछ तभी किसी तभी बात के लिए इनसिक्योरिटी है। He doesn't want to lose. Want to store everything. इसलिए कॉन्स्टिपेशन होता है। मन में कुछ छिपाया हुआ है, कहना नहीं चाहता है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पेशेंट के मन में डर है कि माइंड में इनसिक्योरिटी है कि मेरा सब कुछ चले जाएगा, इसलिए मैं कुछ नहीं खोना चाहता, मैं सब पास में रखना चाहता हूँ। अच्छा, है ना? यस। सर साइकोसिस लेस में पेशेंट का अपीयरेंस कैसे रहेगा? साइकोटिक पेशेंट में साइकोसिस लेस तो पेशेंट डॉर्फ रहेगा, डॉर्फिज्म रहेगा वहां पे, देन हर चीज शॉर्ट रहेगी, नैरो माइंडेड होगा, है ना, निगेटिव थिंकिंग वाला होगा, टिमिड होगा, देन शॉर्ट स्टेचर, फिंगर शॉर्ट, लाइक दिस। एट्रोपी वाले पेशेंट इज साइकोटिक, लेस साइकोटिक पेशेंट। यस। वहाँ पे चबीनेस नहीं रहेगा ना सर? वो साइकोसिस एक्सेस में जाएगा ना? वो साइकोसिस एक्सेस में जाएगा, चबी चिक्स। ओके सर। यस। सर असं बऱ्याचदा दिसतं पेशंटला की वरून पडतोय खूप उंचावरून आणि दचकून उठतो, तर हे कुठलं ड्रीम सर? सोरो सायकोटिक ऍक्च्युअली, बट मोस्ट ऑफ सोरी एन्झायटी वाढून जातात, दॅट इज सोरी. अच्छा, सॉरी. ओके. आणि सर सॉरी मी ऐकलं नाही, स्नेकचं ड्रीम कशाचं? सिफिलिटिक की सायकोटिक? सिफिलिटिक. ओके सर, थँक्यू. वाइल्ड एनिमल्स सिफिलिटिक. हेलो, हाँ सर। यस। जी सर, हमने कल आपसे आग्रह किया था फिंगर टोज के बारे में, इंडिकेशन क्या होता है सर? यस। तो मैसेज मिला, हम लोगों ने देखा सर। हाँ, मैंने स्टूडेंट को बोला था कि ग्रुप में शेयर करो करके। जी सर, तो फिंगर्स का जो है सर ना, जैसे उसमें दिया हुआ है थंब का, इंडेक्स का, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, लेकिन क्या फिंगर में सर राइट लेफ्ट करके साइड के हिसाब से चेंज होता है कि सेम है वही? यस, चेंज होता है। अच्छा, तो शायद सर जो मैसेज मिला है ना वो एक ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं है, टोज का अलग अलग है उसमें। हाँ, ये जो डाला है ना, ये लेफ्ट हैंड का डाला है, राइट हैंड का इसमें नहीं डाला है। हाँ, राइट हैंड का मोस्टली जो सीनियर पर्सन से होगा, थंब जो होगा ना, वो जो अपना बड़ा बेटा होता है उसके लिए होता है, देन इंडेक्स फिंगर वाइफ के लिए होता है, हस्बैंड के लिए होता है, फादर के लिए होता है, देन मिडल फिंगर ये सेम है सेक्सुअलिटी। ये सेक्सुअलिटी का मतलब क्या है सर? सेक्सुअलिटी एंड एंगर, मैंने जो केस देखा सर ना, ये दोनों मिडिल फिंगर का ही था, राइट मिडिल फिंगर। सेक्सुअलिटी जैसे कि अनसैटिस्फाइड सेक्सुअलिटी। अच्छा। एब्यूजमेंट। अच्छा। यस। तो एब्यूज का मतलब सर क्या, लिंग विभेद या उसके साथ जैसे कुछ भी, जैसे कि हाँ, वो भी ले सकते हैं ना आप, जो जिनमें जैसे मेल फीमेल में जो
लिंक भी कंपैरिजन मिल सकते हैं, माँ बाप बोलते हैं कि यस जी सर लड़की को ज्यादा फ्रीडम मिला, लड़के को ज्यादा मिलता है, लड़की को कम मिलता है। यस, वो भी ले सकते हैं आप। अच्छा, उस तरह का सेक्सुअल अब्यूज भी। अच्छा, अनसेटिस्फाइड सेक्स। ये सर लेफ्ट का है, अरे राइट का है ना? राइट का, यस। ओके, किसने डाला ये? थैंक यू फॉर दैट। आंचल, आंचल शायद नीलोफर, नीलोफर है ना? यस सर। नीलोफर, इसके मैंने आपको पिक्स दिया था, आपके पास हो गए देखो, तो पिक शेयर करो, इसमें ग्रुप में पिक शेयर करो, तो टोज के भी और फिंगर्स के भी पिक शेयर करो, लेफ्ट हैंड राइट दोनों। हाँ अच्छा सर, लेफ्ट का भी मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, दोनों मिल जाएंगे जी। मैंने इनको दिए हुए हैं, तो मिल जाएंगे। ओके, नाउ स्पीड। तो स्पीड हमने फिजियोलॉजी में ऑलरेडी डिस्कस किया ही था कि स्पीड क्यों इंपॉर्टेंट है, हाउ इज योर स्पीड ऑफ डूइंग योर वर्क व्हाइल वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग एक्सेट्रा, वर्किंग। तो ये स्पीड हमें रेमेडी सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डिजीज स्लो जाएगा, फास्ट जाएगा, रिकवरी फास्ट होगी, स्लो होगी, लाइक दिस। तो मेडिसिन सिलेक्शन जैसे स्लो रेमेडीज, स्लो डिजीज है, स्लो स्पीड है तो स्लो रेमेडीज आएंगे, फास्ट रेमेडी, फास्ट पेशेंट है तो फास्ट रेमेडीज आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्पीड ही मेडिसिन सिलेक्ट करना है, राइट? क्योंकि स्पीड आता है हमारे मेटाबॉलिज्म से, जैसे बॉडी का मेटाबॉलिज्म होगा उस तरह से पेशेंट की स्पीड रहेगी। देन साइड, so in this illicit side of patient, try to see which side of patient is predominantly affected from signs and symptoms, any more injury mark, scar, any pigmentation from birth। तो इन सब पॉइंट पे से आपको साइड डिटरमाइन करना है पेशेंट, लेफ्ट साइडेड है, राइट साइड, लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है कि राइट ब्रेन डोमिनेंट है। Left brain dominant always cover the right side and right brain dominant cover the left side। तो according to side आपको मेडिसिन कंफर्म करनी। At the time of selection of confirmation of medicine, you must consider the side of patient। Patient left sided है और आप right sided रेमेडी दे रहे, तो रेमेडी पार्शियल सिमिलम हो जाएगी, उसे ओनली पैलेशन होगा, देन आपको उसकी राइट से मिनिमम रेमेडी सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी आपको, अगर पेशेंट 100% क्योर करना है। तो इस तरह से साइड का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आता है फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। जैसे ही एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तो एम्ब्रियो दो साइड में डिवाइड हो जाता है थ्रू द प्रोकॉर्डल प्लेन, सेंट्रल एक्सिस। तभी साइड पेशेंट की डिसाइड हो जाती है कि लेफ्ट साइड है कि राइट साइड। इसलिए ये सब जेनेटिक्स है और ये कंसिडरेशन मस्ट है, ये कंसिडर करना ही चाहिए अगर आपको परफेक्ट रेमेडी सिलेक्ट करना है। आप रूब्रिक्स लेते हैं, रेपर्टराइज करते हैं, बहुत अच्छा आपको लगता है कि मेडिसिन बहुत अच्छी मिले, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिस पर हमें मेडिसिन कंफर्म करनी होती है। जो आई मेडिसिन जो आपको अच्छी लग रही वो दे रहे, आपको जो पढ़ रहा वो कर रहे, ऐसा नहीं है। हर चीज का प्रूफ होना जरूरी है, क्योंकि आप साइंस से डील कर रहे हैं। आप साइंटिफिक वे में अगर जाना चाहते हैं तो आपको हर बात को कंफर्म करके ही देना है, हर बात का प्रूफ होना जरूरी है। यस डॉक्टर कंसी। हाँ सर, most of the times as there are some right-sided remedies, left-sided remedies. समझो अभी left-sided remedies are some lachesis है, lichen है, जो भी। अभी patient comes with the complaints of the left hand और left hand complaints लेके आए हैं, तो whether lachesis is a left-sided remedy, otherwise as per we understand it, yes, okay, so
it is right side brain dominant. So we should take it as a right-sided complaint or left-sided. Left side. Complaints left side. Okay. Brain dominance is right side. Okay, but Yes. then how to consider in the patient this is a right-sided? That you told us example. If he's left-sided, he will operate with the left, right. But while selecting the medicine, then we have to take side dominance or complaint dominance. Complaint dominance. Okay, yeah, that's what. या लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि पेशेंट पूरा स्नेक ग्रुप का है, जैसे कि आपको लग रहा है कि 100% पेशेंट लैक्टिसिस का है, लेकिन लैक्टिसिस लेफ्ट साइडेड है और पेशेंट राइट साइडेड है, तब क्या करना है? स्नेक ग्रुप यस, आपको स्नेक ग्रुप में जाना है और राइट साइडेड रेमेडी सिलेक्ट करना है, जैसे कि क्रोटालस हॉरिडस, इलैप्स, वाइपेरा, कैस्केवेला, लाइक दिस। तो आपको इस टाइप का आपको लगता है कि ये ग्रुप का पेशेंट है, लेकिन साइड डिटर्मिनेशन आपको परफेक्ट रेमेडी देगा। यस सर, बाकी ग्रुपसाठी पण असंच करायचं आहे का? यस, कलकिरिया, सल्फर, नाइट्रम, कालीज, मर्क्यूरी, है ना। आपको लग रहा है कि पेशेंट के पूरे सिम्टम मर्क्यूरी से मैच हो रहे हैं, मर्क्यूरी है 100%, पूरा कवर हो रहा है, मर्क्सोल कवर हो रहा है, लेकिन पेशेंट लेफ्ट साइडेड है। देन थिंक ऑफ मर्कबिनायोल और मर्ककॉर, लाइक दिस। सर कुछ मेडिसिन की साइकोसिस में साइड चेंज होती है, जैसे लैक्टिसिस लेफ्ट साइडेड है पर राइट साइडेड हो जाता है। यस, लैक्टिस साइकोटिक मायाजम में साइड चेंज होती है, जैसे कि अगर पेशेंट फुल ऑफ साइकोटिक मायाजम है और लैक्टिसिस है तो वो राइट साइड हो सकता है। यस यस सर। इनिशियल जो लेफ्ट साइड रहेगा ना सर, लेफ्ट टू राइट रहेगा ना, सोरा और सिपिलिटिक में लेफ्ट साइडेड रहेगा। हेलो सर। यस, अगर सर कंप्लेन केस सर सल्फर का हो और साइड राइट साइड हो तो सर क्या करेंगे? सल्फर इज बोथ साइडेड, लेफ्ट एंड राइट दोनों भी साइड में उसको 3 मार्क्स है। सल्फर सर बोथ साइडेड। मैंने सर एक केस देखा है कार्पल टनल सिंड्रोम का, 25 ईयर्स ओल्ड है, राइट टू साइड में, लेकिन राइट में उसको ज्यादा थिकनिंग होता है, इलेक्ट्रिक लाइट पेन होता है, ब्रेन तक जाता है। वो बहुत नॉर्मल है, एक्ट्रोवर्ट है, नॉन डिलीजेंट है, मोरल बहुत अच्छा है। सल्फर दिए सर, लेकिन वो बाद में भटाई को उसको आ रहा था और एकाध बार जो है उसको हाथ में थिकनिंग हुआ। तो हम सोचे थे सर लेफ्ट साइड क्या देना होगा, क्या देना होगा, सल्फर आयोग देना होगा, लेकिन उतना डिलीजेंट नहीं हो। नहीं, हो सकता है कि कहीं कुछ रॉन्ग हो रहा है, इसलिए आप वापस रीटेक करके कुछ परफेक्ट अकॉर्डिंग टू मायाजम रूब्रिक्स निकालिए। उसको सर याद ही नहीं है एक्चुअली, उसको कार्पल टनल सिंड्रोम तो यहाँ नर्व दबता है बीच ज्वाइंट के पास, तो वहां पे कंप्रेशन होने की वजह से नर्व कंप्लेन जाता है जो है। अब उसको 25 ईयर्स पहले वो जॉब को छोड़ा था, उसका एक जॉब था, उस भाई ने उसको करने लगा, उसके बाद 1 साल बाद वो परेशान था थोड़ा, दूसरा जॉब करने लगा, फिर वहां से वो कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं बता रहा है, कितना टेंशन हुआ, क्या परेशानी हुआ, क्यों ये बीमारी आई। वो तो राइट साइडेड पर्सन है, लेफ्ट राइट रिस्ट में कंप्लेन हो रहा है, तो जॉब डेली रूटीन की वजह से ही होगा उसको। हो सकता है कहीं तभी कुछ तभी इंसल्टिंग हुआ है, आप देखो जो सीनियर पर्सन है उनकी तरफ से इंसल्टिंग हुआ है। ये इंसल्ट होने के बाद होगा? यस, तभी नर्व कंप्लेन जाएगा। यस, तो ये फाइंड आउट करो। उसका अपमान हुआ है ना सर? यस, ऑनर इंजर्ड। ऑनर, अच्छा, थैंक यू सर। यस, सो हम यहाँ तक जनरल्स में यहाँ तक रुक जाते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा जनरल्स में? एपेटाइट, थर्स्ट, डिजायर, एवर्जन्स, क्रेविंग्स, देन स्लीप, ड्रीम, स्टूल, यूरिन, स्पीड एंड साइट।
पर्सपिरेशन। इतने सब हेडिंग्स हमने कवर कर लिए। कल हम देखेंगे जनरल सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मेंटल भी होती है और जनरल भी होती है। जनरल सेंसिटिविटी में अलग पूछना पड़ता है, मेंटल सेंसिटिविटी में अलग पूछना पड़ता है। तो कल हम लेंगे सेंसिटिविटी इन जनरल। यस, तो यस एक छोटा सा सर रिपीट दोबारा करना चाहते हैं जी। सर, जैसे हमने पूछा कॉन्स्टिपेशन का क्या कारण है, तो आपने कहा कुछ इंसिक्योरिटी है जिसको लूज नहीं करना चाहता है, खोना नहीं चाहता है। यस। क्या सर हम जैसे जब पेशेंट से पूछेंगे 20 साल पहले का केस है, 30 साल 25 साल, तो अगर हम ये सवाल करेंगे तो उसके मन में जवाब नहीं आएगा, वो सोचेगा यार क्या था मैं बोल नहीं पाया। तो कुछ सर ट्रिक रहे, हिंट रहे जहाँ से हमको ज्यादा स्पेसिफिक समझ में आए कि हम किस तरह का इसको सवाल पूछे जिससे बोल इसको याद आए कि मेरे साथ ऐसा घटना हुआ था। कुछ स्पेसिफिक, जैसे आपने अभी कहा कि उसका स्टीम वुंड हुआ है, जो मैंने केस अभी बोला, तो अपने को थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाए सर, अच्छा है। ओके, तो कैसा आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछना है पेशेंट को कि ऐसा क्या हुआ, क्या आपके मन में डर था, किस चीज के लिए डर था, कि आप लूज नहीं करना चाहते थे, खोना नहीं चाहते थे, छोड़ना नहीं चाहते। आप उसकी सिंस, अगर उसको चाइल्डहुड से ये प्रॉब्लम है तो सिंस चाइल्डहुड उसको बचपने में किस बात का डर था, है ना। हो सकता है कि घर में 2-4 बच्चे होंगे तो ये हमेशा इसको लगता होगा कि मेरी चीजें ले लेगा, मेरा कुछ ये चुरा लेगा, या फिर मम्मी मुझे नहीं देगी उसको ही देगी। इस टाइप से आपको छोटी छोटी बातों पे से जाना पड़ेगा, है ना। उसको पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेंगे तो वो पर्टिकुलर आंसर देगा, नथिंग लाइक दिस, यस और नो में आंसर देगा। इस तरह से नहीं करना है। उसकी लाइफस्टाइल पूछो बचपने की, उसका चाइल्डहुड कैसे गया, चाइल्डहुड में क्या परेशानियां थी, घर में कैसा एटमॉस्फेयर था, पेरेंट्स कैसे उसके साथ बिहेव करते थे, रिलेटिव्स कैसे, भाई बहन कैसे बिहेव करते थे, इसको क्या फीलिंग्स होते थे बचपने में, ये कैसा रहता था, सबके साथ कैसा एडजस्ट करता था, क्या प्रॉब्लम्स चलते थे मोस्टली, इस तरह से स्कूल में क्या प्रॉब्लम होते थे, टीचर्स के साथ रिलेशनशिप कैसी थी, फ्रेंड्स कितने थे। इस तरह से आप क्वेश्चन पूछेंगे तो 100% उसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन पर्टिकुलरली जाएंगे तो पर्टिकुलरली में कुछ नहीं होगा, वहां पे बहुत शॉर्ट आपको मिलेगा, मोस्टली एस और नो में आंसर्स होते हैं। तो इस तरह से उसके बाद और एक जैसे कॉन्स्टिपेशन कंटेंटेडनेस से भी होता है। जो बहुत सेटिस्फाइड पर्संस होते हैं, कंटेंटेड पर्संस होते हैं, उनमें भी कॉन्स्टिपेशन होता है। यस, तो हमें पर्टिकुलर होके नहीं चलना पड़ता, हमें जनरलाइज होके चलना पड़ेगा कि आपको पूरा चाइल्डहुड उसका पूछना पड़ेगा, तब जाके उसमें से कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा। फिर वो उस क्लू को और आप डिटेल में जाओ, राइट। ठीक है सर, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का एक केस सर ज्यादा मिलता है, ज्यादा लोग परेशान हैं, तो कुछ पेशेंट में ड्रग इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन भी होता है कि बहुत एंटीबायोटिक्स, एलोपैथिक मेडिकेशन की वजह से इंटेस्टिनल फ्लोरा डिस्टर्ब होने की वजह से डाइजेशनल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जो गैस्ट्रिक जूसेस को हम सीक्रेट करता है बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ड्रग इंड्यूस। तो आपको हर चीज को आपको इन डिटेल में जाके देखना है कि एग्जैक्ट रीजन क्या है। यस, थैंक यू सर। सर, और कल का आपका जो पेशेंट था जिसका सीटी स्कैन हम लोग नॉर्मल था, लाइक यू नो एब्डोमेन वगैरह, तो in such patient after investigation also if we do not get any reason, so how to counsel or what to tell to the patient, then patient will ask then what you think and whether you will get better. So aisa counsel kaise karna aisa patient को, and he should feel better also after following after 24 hours 48 hours after at least. yes. तो जैसे अगर रिपोर्ट में ही कुछ नहीं है, रिपोर्ट टोटल नॉर्मल है, देन आपको उसको खाली थोड़ा सा काउंसलिंग करना है कि आपको कुछ नहीं हुआ है, ऑल थिंग्स आर वेल एंड गुड। तो आपको खाली मैं मेडिसिन दे रहा हूं, इससे आपको 8 दिन के अंदर बेटर फील होगा। यस, आप, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको कुछ निकला नहीं, निकलता था तो बहुत परेशानी हो जाती थी ना। और ये बहुत अच्छी बात है, कुछ हुआ नहीं, कुछ निकला नहीं, इसका मतलब आपको ज्यादा दिन तक रेमेडी नहीं लेनी पड़ेगी, मेडिसिन लेनी नहीं पड़ेगी, आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। खाली इतना ध्यान रखना है कि कुछ खान पान में अगर आपके, क्योंकि खान पान पे पेशेंट का बहुत जोर होता है, इसलिए आप उनके लैंग्वेज में अगर उनको समझाएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा।
है ना, कि खान पान पे थोड़ा सा ध्यान रखो, बाहर का कुछ खाओ मत, है ना, वेल कुक फूड खाओ, फ्रूट्स खाओ। इस तरह से अगर बताएंगे, बाहर का कुछ खाना नहीं, ड्रिंक करना नहीं, तो पेशेंट जल्दी समझ आएंगे और उनको लगेगा कि चलो बच गए, इस तरह से। हेलो सर। यस सर क्या नाम है? याद कर लीजिए नरेश। हाँ सर, अचानक अभी अभी गायब हो गया सर। वो बहुत सारे क्वेश्चन रहे माइंड में कि ऐसे ही होता है। सोरियासिस सर स्नोरिंग ड्यूरिंग स्लीप, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। स्नोरिंग ड्यूरिंग स्लीप, स्नोरिंग क्यों होता है? मोस्टली द एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल रीजन इज स्नोरिंग बिकॉज ऑफ द डीप साउंड स्लीप। उसमें जो अपना ट्रकिया होता है वो कहीं तभी फोल्ड हो जाता है, प्रेस हो जाता है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उसकी वजह से स्नोरिंग होता है। तो स्नोरिंग में पेशेंट को आप बोल सकते हैं कि विदाउट पिलो आप अगर सोते हैं तो स्नोरिंग नहीं होगा, या फिर बहुत साउंड स्लीप, डीप स्लीप रही तो स्नोरिंग होता है। तो मोस्टली स्नोरिंग के लिए हमारे मेटेरिया मेडिका में बहुत अच्छे रेमेडीज है। अगर उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देते हैं तो उसका स्नोरिंग जाएगा। यस हाँ सर, सोरियासिस के लिए बोल रहे थे सर। सोरियासिस इट इज अ स्किन डिजीज सर। इसके लिए तो जीसीएस ही देना पड़ेगा ना सर? यस 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 100% जीसीएस। अच्छा, जीसीएस के सिवा सोचना ही नहीं किसी और चीज के लिए। हाँ सर, मैंने जो फिंगर के लिए बात किया था, तो एक लड़का था मेडिसिन सप्लाई करता है, उसको मैंने कल स्टैटी 1M दिया है। इसके पहले मैंने कलकेरिया म्यू दिया था, राइट मिडिल फिंगर से टिप से था। तो उसको बीएचयू में दादाजी का इलाज होता था, वो चाहता था कि इलाज ना करवाओ, 90-95 उम्र हो गया था, पैसे लगते थे और उसका कोई सुनता नहीं था। उसका भाई हेरिटेज में इलाज करवाया 15-20 दिन, फिर उसके बाद बीएचयू में ले गया, तो काफी पैसे गए। तो उसको लग रहा था कि मैं जो डिसीजन दे रहा हूँ ये लोग मान नहीं रहे हैं। और बाद में बीएचयू के डॉक्टर भी बोले नहीं, अब इनकी उम्र हो गई है, उम्र वाली बीमारी है, एक दिन भी जिंदा रह सकते हैं और 1 साल भी, तो आप इनको ले जाके घर पे सेवा करो। तो मैंने कल ही आया था, तो फिर मैंने बोला क्या था उसमें, था यही डॉक्टर साहब गुस्सा आता था। तो मैंने बोला किसी से बात किया? बोला नहीं, मैं किसी से कहता नहीं था, मुझे अंदर ही गुस्सा लगता था, यार मैं कह रहा हूँ मेरा कोई सुन नहीं रहा। तो मैंने कल स्टैटी 1M दिया था, क्योंकि वो डिलीजेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, टीली पेशेंट है, तो मुझे लग रहा है कि मैंने सही दवाई दिया है। तो वेट एंड वॉच करो। और स्टीम का बंदा है, मोरल बहुत अच्छा है उसका। और एक केस सर मैंने विटलिगो का 15 डेज एगो दिया था, लीव पे था, और लाइकोपोडियम 200, बहुत अच्छा रिस्पांस हुआ सर। मुझे भरोसा नहीं था कि इतना जल्दी काम करेगा मेडिसिन जो है, बहुत अच्छा रिस्पांस हुआ सर। ओके, तो आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेपिसाग्रिया से भी ज्यादा वहां पे इंडिकेटेड रेमेडी आ रही है ऑरम, जो आपने बोला, राइट। तो पहले आपने जो मेडिसिन दिया, आप वेट एंड वॉच करो 1-2 महीना, फिर देखो अगर कुछ नहीं हो रहा है तो फिर आप ऑरम पे जा सकते हैं। सर एक विचारायचं होतं, सोरियासिस मध्ये आपण मेडिसिन सिलेक्ट केल्यावर सोरियासिस जातो बरेचदा, म्हणजे आणि पुन्हा रिलॅप्स होतो सर तो। मग आपण हायर पोटेन्सीत जातो, तर ते हायर पोटेन्सी पुन्हा कमी होतो, पुन्हा रिलॅप्स होतो। बरेचदा असं होतं सर, म्हणजे खूप 95% जातो, 95%। असं होण्याचे 2-3 रिझन्स आहेत। एक तर सोरियासिस इट इज सायकोसोमॅटिक डिजीज, हे म्हणजे 99% रिलेटेड आहे मेंटल इमोशन्सशी। जर मेंटल इमोशनल ज्या बेसवर त्याला हा, म्हणजे जे पॉझिटिव्ह फॅक्टर त्याचं होतं ज्या डिझीज प्रमोट होण्याचं, ते जर रिपीट होत असेल नेहमी, तर ते परत परत येईल। आणि हे समझ में आएगा सर। ये जो ये जो सोरियासिस है, ये अगर बार बार नहीं होना चाहिए, बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। आपने कितनी भी अच्छी रेमेडी दी, पेशेंट का मेडिसिन से लेने के बाद चला जाता है, वापस वो आता है, फिर आप पोटेंसी बढ़ा के मेडिसिन देते हैं, फिर भी कुछ दिन के लिए जाता है, वापस आता है। तो इसका होने का मेन 1-2 रीजन है, जैसे कि जो बात की वजह से, जो इमोशन की वजह से उसको ये डिजीज स्टार्ट हुआ था,
वो इमोशनल फैक्टर उसके लाइफ में रिपीटेडली हो रहा है, जैसे कि मेंटेनिंग का सर। यस, मेंटेनिंग कॉज अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो डिजीज आएगा जाएगा। इसलिए आपको वो मेंटेनिंग कॉज निकालने के लिए, वो एक बार हो गया मतलब उस मेंटेनिंग कॉज के लिए, वो पॉजिटिव फैक्टर के लिए पेशेंट हाइपर सेंसिटिव है, मतलब उसकी सेंसिटिव हाइपर हो गई, तो वो सेंसिटिविटी को आपको पहले नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, और वो नॉर्मलाइज करने के लिए आपको परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दिया वो परफेक्ट सिमिलिमम नहीं था, इसलिए उसको वो बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि आपने वहां पे कितने भी पोटेंसी बढ़ाए तो वो जाएगा नहीं, वो कुछ दिन के लिए पैलिएट हो जाएगा, सबसाइड होगा बाद में और आएगा। इसलिए आप बहुत करीब है उस मेडिसिन के, हो सकता है उसी मेडिसिन के कोई रिलेशनशिप में की मेडिसिन है, आपको उसको परफेक्टली फाइंड आउट करना है, तो फिर वो मेडिसिन से वो पॉजिटिव फैक्टर भी जाएगा और उसका रिपीटेशन भी स्टॉप हो जाएगा। देन दूसरी बात होती है कि ये पेशेंट जैसे कि हम मेडिसिन देते हैं, एक मेडिसिन से उसको बहुत अच्छा रिलीफ हो जाता है, लेकिन सेकंड टाइम जब वो रिलैप्स होता है तो तब का कुछ तभी पॉजिटिव फैक्टर अलग होता है, तो तब आपको उस मेडिसिन के रिलेशनशिप में जाके दूसरी मेडिसिन फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो मेडिसिन उस पहले मेडिसिन के एक्शन को बूस्ट करेगी। अच्छा, यस, तो इस तरह से म्हणजे आपको तो पॉझिटिव्ह फॅक्टर घ्यावं लागेल। यस, पॉजिटिव फैक्टर आपको सोरियासिस में कंसीडर करना ही है। बहुत अच्छा सर आप बताए हैं। मैंने एक केस देख रहा हूँ 6 महीने से सोरियासिस का, 12 साल की लड़की है सर, लेफ्ट साइड में पूरे बॉडी में था, उसको लेकेसिस 1M दिए थे, लगभग 2 महीने में धीरे धीरे खत्म हो गया, फिर उसके इरप्शन आए, तो घमौरियां जो होती हैं सर, और अभी कुछ दिन 1 महीना पहले उसको 2 एंकल में एक जगह सोरियासिस का स्पॉट दिखाई दिया, एक बैक ऑफ थाई में था जो है 2 दाने, तो उसका कारण है उसके ट्विंस भाई हैं, उनको देख के एकदम जल जाती है, उन लोगों को जान से मारना चाहती है, खून कर देना चाहती है। तो हम उसको समझाए थे कि नहीं अच्छे से रहना है, अच्छे से व्यवहार करना है, गुस्सा नहीं करना है, और ऐसा हो सकता है कि वो मेंटेनिंग काज है इसलिए हो रहा है, या तो हमको फिर उसके रिलेशन में जाना पड़ेगा, जो है उसके रिलेटिव मेडिसिन को देखना होगा लेकेसिस का। वहां पे उसकी इंटीग्रिटी बार बार मार खा रही है। जी जी यस, तो इसलिए उसकी जो अटैचमेंट है उसके फैमिली मेंबर्स से, उसको आपको कंसिडर करके उसकी मेडिसिन राइट सिलेक्ट करना है आपको, ताकि घर में कुछ भी हो गया, कुछ भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए, अटैचमेंट में प्रॉब्लम आए, तो उसको उसका इफेक्ट स्किन पे नहीं होना चाहिए, तो आपको राइट कॉन्स्टिट्यूशनल वहां पे फाइंड आउट करना है। यस सर, एक पुन्हा विचारायचं होतं, विचारू शकतो ना? हिंदी में हाँ, सर विटिलिगोचं एक पेशंट आहे, इरेग्युलर मेन्सेस आहे आणि विटिलिगो आहे। विटिलिगो कार्सिनोसिन दिल्यावर विटिलिगोचे स्पॉट हळूहळू आता कमी होत आहे, पण 1.5 महिने झाले, 1.5 महिन्यात मी मेडिसिन चेंज केली तर कार्सिनोसिन चांगल्याने अच्छे से काम करी कार्सिनोसिन विटिलिगो पे। पर सर मेंसेस 1.5 महीना हो गया, अभी तक मेंसेस नहीं है, तो प्रॉपर ट्रैक पे है? नो, रॉन्ग, मेंसेस पहले इम्प्रूव होने चाहिए। That means your remedy is a partial सिमिलिमम। स्किन प्रॉब्लम पहले नहीं जाना चाहिए, पहले मेंसेस, नेचुरल फ्लो, नेचुरल बातें पहले इम्प्रूव होनी चाहिए। थैंक यू। सो ओके, आज के लिए हम यही रुक जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा शेयर किया, बहुत अच्छा क्वेश्चनिंग हुआ, आज का क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत अच्छा चला अपना, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। कल हम वापस मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।